हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वीएल चौधरी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। तो बेटा स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 104। तो बेटा ध्यान दीजिए, अपन ने प्रीवियस लेक्चर तक आपको पता है, प्रीवियस 2 लेक्चर में आपको मैंने जो क्लाइमेटिक फैक्टर थे, जलवायु कारक, टेम्परेचर तापमान, लाइट, टेम्परेचर तापमान, जल, वाटर और लाइट करवा दिया। अब मैंने आपको वहां पर जो एबायोटिक फैक्टर में एक श्रेणी मैंने आपको बताई थी बेटा, इडेफिक फैक्टर। इडेफिक फैक्टर, ये आपको मैंने एक नाम दिया था, इडेफिक फैक्टर। यस बेटा। और इडेफिक फैक्टर को अपने कहा था मर्दीय कारक। मर्दीय कारक, यस बेटा। इडेफिक फैक्टर मर्दीय कारक, यस। तो मृदा से संबंधित जो कारक होते हैं, मृदा से संबंधित जो कारक होते हैं वो होते हैं क्या? इडेफिक फैक्टर। और इडेफिक फैक्टर में बेटा अब सबसे पहले अपन जो इडेफिक फैक्टर में अपने वहां पर 2 थे, सॉइल और फिर आपके बाद में था टोपोग्राफी, स्थलाकृति कारक। यस। तो बेटा देखो यहां पर अपन स्टार्ट करते हैं। अब जो चौथा प्रमुख अजैव कारक है वो है सॉइल। सॉइल मृदा, यस बेटा, सॉइल मृदा, यस। तो बेटा देखो कि सॉइल मृदा क्या है। तो यहां पर मैं सबसे पहले एक बात लिखूंगा कि इडेफोलॉजी, यहां 2 ब्रांचेज हैं, इडेफोलॉजी, इडेफोलॉजी और पीडोलॉजी। इडेफोलॉजी और पीडोलॉजी ये आपका है बेटा सोयल साइंस। सोयल साइंस मतलब मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान यानी बेटा स्टडी ऑफ सोयल, स्टडी ऑफ सोयल, जिनमें मृदा का अध्ययन किया जाता है। यानी आप यहां पर देखो मैंने बेटा 2 वर्ड लिए हैं, इडेफोलॉजी और पीडोलॉजी। तो पीडोलॉजी तो आप समझ सकते हो कि सोयल साइंस है, स्टडी ऑफ सोयल, मृदा का अध्ययन। लेकिन जो इडेफोलॉजी है, इडेफोलॉजी ये का अपन ने इसलिए लिया है कि बेटा अपन ने हर अजैव कारक में पढ़ा है कि उसका सजीव के ऊपर क्या इंपैक्ट है, सजीव पर क्या प्रभाव है। तो जो मृदा का भौतिक, फिजिकल और साथ साथ में जो रासायनिक संगठन है, उसका सजीवों पर, पादप और जंतुओं पर क्या प्रभाव है, इंपैक्ट क्या है, उसके लिए आपका होता है इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी। और इसी से आपका ये आया था, इडेफिक फैक्टर से आया था ये, इडेफिक फैक्टर से। यस बेटा। तो इडेफोलॉजी और पीडोलॉजी, इसका मीन आपका क्या हो गया? सोयल साइंस। और बेटा एक बात होती है पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस, तो पीडोजेनेसिस सॉइल फॉर्मेशन, यानी बेटा सॉइल फॉर्मेशन मृदा निर्माण की प्रक्रिया। मृदा निर्माण की प्रक्रिया, मृदा निर्माण की प्रक्रिया ये आपकी होती है बेटा पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस, यस बेटा। अब आप अच्छे से जानते हैं बेटा कि जो मृदा है, मृदा चट्टानों, जो रॉक्स हैं बेटा, चट्टानों कि लगातार अपक्षय, लगातार अपक्षय प्रक्रम, मतलब विदरिंग प्रोसेस, विदरिंग प्रोसेस, विदरिंग प्रोसेस के द्वारा बनी है। यस बेटा। देखो आप अच्छे से जानते हो कि एक टाइम था कि पूरी पृथ्वी के ऊपर, स्थल पर केवल नग्न चट्टान थी, बेर रॉक, नग्न चट्टान थी, ना कोई वनस्पति थी ना कोई जंतु थे। फिर आप जानते हो सर्वप्रथम लाइकेन, मॉस, लाइकेन समेत समस्त मॉस सबसे पहले इन नग्न चट्टानों पे आए, कुछ कार्बनिक अम्ल स्त्रावित किए, तो इन चट्टानों का क्या हुआ? अपक्षय। और चट्टानों का लगातार अपक्षय हुआ तो फिर मृदा बनी, है ना। और फिर इन लाइकेन की, मॉस की भी मृत्यु हुई। फिर जैसे नेक्स्ट घास रे आ गए, उनकी मृत्यु हुई तो कार्बनिक पदार्थ बढ़े, तब जाकर ये बेटा मृदा बनी। क्या बनी? मृदा। तो मृदा निर्माण यानी मृदा निर्माण, मृदा निर्माण बोले तो पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस एक अत्यंत धीमा प्रक्रम है, अत्यंत धीमा प्रक्रम है। 1 इंच मृदा में, 1 इंच मृदा निर्माण में
1000 वर्ष लग जाते हैं, है ना बेटा। 1 इंच मृदा निर्माण में 1000 वर्ष लग जाते हैं। तो आपके सामने इडेफोलॉजी मतलब मर्दीय कारकों का जो भौतिक रासायनिक संगठन है उसका सजीवों पर इंपैक्ट क्या है। पीडोलॉजी स्टडी ऑफ सोयल जो सोयल साइंस है। पीडोजेनेसिस सोयल फॉर्मेशन मृदा निर्माण की प्रक्रिया। और चट्टानों के लगातार अपक्षय से विदरिंग से बनी है। तो मृदा निर्माण पीडोजेनेसिस एक धीमा प्रक्रम है और 1 इंच मृदा निर्माण में 500 से 1000 वर्ष आपके इन 1000 वर्ष लग जाते हैं बेटा। अब आप समझ सकते हैं कि रियली में ये जो मृदा है सोइल है ये है क्या। यस बेटा। तो बेटा जो अपनी अर्थ क्रस्ट है जो भूप्रटी है ना, अपर अर्थ क्रस्ट ऊपर की जो परपटी है। यस बेटा। तो मैं आपको कहूं कि बेटा कि मृदा भूमि की, मैं आपको कहूं बेटा कि मृदा भूमि की सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी परत है, यानी अपर अर्थ क्रस्ट, है ना बेटा। सबसे ऊपरी परत है मृदा भूमि की, सबसे ऊपरी परत है अपर अर्थ क्रस्ट। जो परपटी है, क्रस्ट है, परपटी उसकी सबसे ऊपरी परत है। बात को मैं बताऊं आपको बेटा, है ना बेटा। और ये आप समझ सकते हो कि कार्बनिक पदार्थ तथा खनिजों का मिश्रण होती है। यह है कार्बनिक पदार्थ तथा खनिजों का मिश्रण होती है, है ना बेटा। देखिए बेटा, अगर अपन रियली में मृदा का संगठन अगर अपन देखें तो मृदा आप जानते हो कि खनिज, जल, वायु और मृदा में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कार्बनिक पदार्थ जिसमें वो लिविंग सूक्ष्म जीव और कुछ डेड ऑर्गेनिक मैटर मतलब मृत कार्बनिक पदार्थ का एक जटिल मिश्रण है ना। तो ये कार्बनिक पदार्थ तथा खनिजों का मिश्रण है। यदि अगर अपन बेटा सोयल का कंपोजिशन देखें, सोयल कंपोजिशन मृदा संगठन मतलब सोयल कंपोजिशन, तो उसके अंदर आप जानते हो बेटा कि 45% तो आपके होते हैं, 45% तो आपके होते हैं बेटा मिनरल खनिज, और तुम जानते हो बेटा कि 25% होती है उसमें ऑक्सीजन जो वायु होती है, ऑक्सीजन, यस बेटा, वायु, एयर, और 25% वहां पर लेते हैं वाटर, जल, यस बेटा, और 5% ऑर्गेनिक मैटर जो कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक मैटर, और उसके अंदर दोनों ही आ जाएंगे आपके लिविंग, जीवित, लिविंग प्लस नॉन लिविंग, जो किस में आ जाएंगे, ह्यूमस में। किस में आ जाएंगे बेटा, ह्यूमस में। तो ये बात आपकी है, ये कंपोजिशन है बेटा किसका, मृदा का। अगर आप रियली में मृदा का बनने के बाद उसका अगर कंपोजिशन देखें तो आप समझ पा रहे हैं बेटा कि ये कंपोजिशन आपके सामने है। तो फिर अपन कहते हैं कि ये चट्टानों के अपक्षय से बनी है और जीवित और अजीवित पदार्थों का मिश्रण है। और इसमें आप समझ सकते हो कि 45% मिनरल, 25% ऑक्सीजन एयर, 25% वाटर जल और 5% ऑर्गेनिक मैटर यानी लिविंग और नॉन लिविंग। और बेटा अपन कहें कि भाई यह खनिज कणों की, वायु, जल, कार्बनिक पदार्थ, मृदा, सूक्ष्म जीवों का एक जटिल मिश्रण है, यस बेटा। अब देखो बेटा, अपन बात करते हैं कि कोई भी स्थान पे सोयल बनी है, मृदा का निर्माण हुआ है, सोयल का फॉर्मेशन हुआ है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मृदा का प्रकार और उसकी विशेषता, मैं आपको बता दूं बेटा कि मृदा का प्रकार और उसकी विशेषता, उस स्थान की जलवायु कैसी है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, उस स्थान की जलवायु, मैं आपको बता दूं अपक्षय प्रक्रम, विदरिंग कैसे हुई है और विकास की प्रक्रियाओं इस पर डिपेंड करते हैं। और आपको बता दूं बेटा कि विभिन्न स्थानों में मृदा की प्रकृति और गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे अलग अलग स्थान है
तो वहां मृदा की प्रकृति और गुण क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। यस, तो बेटा देखो अपन नेक्स्ट देखते हैं कि भाई कैसे कोई एक स्थान है, कोई एक प्लेस है, तो वहां पर सोइल का फॉर्मेशन होता है। तो उस स्थान पर जब सोइल का फॉर्मेशन होता है तो वो किन कारकों पर, किन चीजों पर वो डिपेंड करता है। यस बेटा, और किन बातों पर वो डिपेंड करता है, और फिर सोइल के टाइप क्या है, और सोइल का भौतिक और जो रासायनिक संगठन है वो कैसे पादप और जंतुओं पर इंपैक्ट या प्रभाव डालता है। यस बेटा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें अपन नेक्स्ट देखते हैं बेटा। देखिए, तो देखिए बेटा कि किसी स्थान की मृदा, अपन कहें कि किसी स्थान की मृदा दो कारकों पर निर्भर करती है, या किसी स्थान की मृदा मुख्यतः दो कारकों पर निर्भर करती है ना बेटा। क्योंकि अलग अलग स्थान पर, मैंने आपको भी पहले भी लाइन बोली कि अलग अलग स्थान के ऊपर जो मृदा की प्रकृति और गुण क्या भिन्न भिन्न होते हैं। तो किसी स्थान की मृदा मुख्यतः दो प्रक्रमों पर निर्धारित करती है, दो कारकों पर निर्भर करती है। एक, उस स्थान की जलवायु यानी क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, उस स्थान की जलवायु, क्लाइमेटिक कंडीशन। यस बेटा। दूसरा जो सबसे मुख्य प्रक्रम है, अपक्षय प्रक्रम यानी बेटा विदरिंग प्रोसेस, अपक्षय प्रक्रम, ये दो मुख्य हैं। एक और होता है कि उसके विकासीय प्रक्रम यानी उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। यस बेटा। अब देखो आप, अपक्षय प्रक्रम, विदरिंग प्रोसेस। यस बेटा। अब देखिए विदरिंग प्रोसेस क्या होती है। अपन कहते हैं ना बेटा कि लगातार जो चट्टान है, यानी मृदा का निर्माण चट्टानों के अपक्षय से, विदरिंग से हुआ है ना बेटा। यानी लगातार चट्टानों का अपक्षय हुआ, चट्टानों के अपक्षय यानी विदरिंग से आपका मृदा का निर्माण हुआ है। चट्टानों के अपक्षय से होता है, विदरिंग से होता है ना बेटा। और इसे आप क्या कहते हो, विदरिंग प्रोसेस। अब देखो मैं आपको यहां पर बता दूं कि विदरिंग प्रोसेस के अंदर कितने कारक आपके सम्मिलित होते हैं, क्यों चट्टानों का क्षरण या विदरिंग होती है। तो अपक्षय के लिए मतलब जो चट्टान टूटकर महीन कणों में बदल जाए, ये अपक्षय प्रक्रम है। चट्टान टूटकर महीन कणों में परिवर्तित हो जाए, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स में, बिल्कुल महीन पार्टिकल्स में वो बदल जाए, तो आप जानते हैं कि उसको आप कहते हो विदरिंग। और अपक्षय में देखो निम्न विधियां आती है। अपक्षय निम्न विधियों से होता है, उसमें मैं बता देता हूं। फर्स्ट देखो बेटा आपका होता है फिजिकल विदरिंग होती है भौतिक अपक्षय, फिजिकल विदरिंग, भौतिक अपक्षय है ना बेटा। नॉर्मल मैं आपको बता देता हूं, जैसे कभी गर्मी पड़ती है, तो जब बहुत ज्यादा ताप पड़ता है, गर्मी पड़ती है, तो उसमें प्रसार होता है ना पदार्थों का, उसमें प्रसार। और ठंड पड़ती है तो सिकुड़ते हैं, तो उस समय दरार पड़ जाती है। उस समय क्या पड़ जाती है, दरार। मतलब चाहे अत्यधिक ग्रीष्म हो, शरद हो, बर्फ, वर्षा, वायु की क्रिया से आपका अगर विदरिंग हो तो कहलाता है फिजिकल विदरिंग। दूसरा आपका है बेटा केमिकल विदरिंग। तो बहुत सारे रसायनों की क्रिया, और ये आपका रासायनिक अपक्षय है। तो बहुत सारे रसायनों की क्रिया है, फिर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण,
रिडक्शन, अपचेन, ये आपका आता है केमिकल विदरिंग, केमिकल विदरिंग। यस बेटा, और ये आपका केमिकल विदरिंग होता है कि जैसे ऑक्सीकरण अपचेन है या कार्बोनेशन है या विदरण, उसके कारण से। और एक आपका आता सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड, और वो आपका होता है बायोलॉजिकल विदरिंग, बायोलॉजिकल विदरिंग है ना बेटा, जैविक अपक्षय, जैविक अपक्षय। तो आपको मैंने बताया था ना कि सबसे पहले जब स्थल पर कुछ नहीं था तो सबसे पहले नग्न चट्टानों पर, ये अपन आगे एक टॉपिक पढ़ाएंगे अनुकर्मण, वहां भी बताएंगे बेटा। तो सबसे पहले जो नग्न चट्टानों पर, नग्न चट्टानों पर आपको पता है लाइकेन और मॉस ने आक्रमण किया था। सबसे पहले लाइकेन और उसके साथ फिर क्या कौन आ गई थी, मॉस, पॉलीट्राइकम। आपने कहा था ना कि ब्रायोफाइटा का कोई आर्थिक महत्व नहीं लेकिन पारिस्थितिक महत्व है ना, क्योंकि सबसे पहले लाइकेन और उसके साथ में फिर क्या, मॉस। ये नग्न चट्टानों पे आई और इन्होंने कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड अपन बात बेटा की स्त्रावित किए, और ऑर्गेनिक एसिड स्त्रावित किए तो चट्टानों का अपक्षेप हुआ, ऊपरी परत का थोड़ा विघटन हुआ, अपक्षेप भी हुआ, और फिर इन लाइकेन मॉस की मृत्यु हो जाएगी वहां पर, तो ऑर्गेनिक मैटर भी आ जाएगा। और जब ऑर्गेनिक मैटर आएगा तभी तो आप जानते हो क्या बनेगी, सॉइल बनेगी। क्या बनेगी बेटा, सॉइल, मृदा बनेगी। बात को आप समझ रहे हैं। तो ये आपके थे क्या, जो जैविक अपक्षय, बायोलॉजिकल विदरिंग। अब सुनो बेटा, विदरिंग जिस स्थान पे हुई है, विदरिंग जिस स्थान पे हुई है, मैं आपको बता दूं, विदरिंग जो अपक्षय प्रक्रम जिस स्थान पे हुआ है उसके आधार पर या इसके आधार पर भी मृदा के दो प्रकार होते हैं। आधार पर मृदा के दो प्रकार आपके होते हैं, है ना बेटा। ध्यान से सुनना, वो इजी वे में आपको समझा देता हूं जो एनसीईआरटी ने सब दे रखे हैं कि भी जहां विदरिंग हुई है, अब विदरिंग के प्रोसेस के बेसिस पे भी इसके दो प्रकार आपके होते हैं। एक आपकी होती है सेडिमेंट्री सॉइल, सेडिमेंट्री सॉइल, सेडिमेंट्री सॉइल होती है बेटा यानी अवसादी, अवसादी मृदा, या इसको अपन बोलते हैं रेजिड्यूल भी बोल देते हैं, रेजिड्यूल यानी अवशिष्ट, है ना बेटा, अवशिष्ट, रेजिड्यूल भी बोल देते हैं। मतलब देखो इधर ध्यान दो, जिस स्थान पे अपक्षय हुआ है, जिस स्थान पे अपक्षय हुआ है, मैं आपको बता दूं, आप नोट भी कर लेना कि जिस स्थान पे अपक्षय हुआ है, यस, उसी स्थान पे मृदा रहे। जिस स्थान पे अपक्षय हुआ है ना बेटा, जहां अपक्षय हुआ है उस नेटिव स्थान पे ही मृदा अगर रहे तो उसको आप क्या कहते हो, सेडिमेंट्री सॉइल। कि जब विदरिंग प्रोसेस से निर्मित मृदा अपने निर्माण स्थल पे ही रहे, जहां उसका निर्माण हुआ है वहीं रहे, तो वो आपका क्या हुआ है बेटा, सेडिमेंट्री सॉइल, निर्माण स्थल पर ही रहे, निर्माण स्थल पर ही रहे, तो ये आपकी हो गई सेडिमेंट्री सॉइल। दूसरी आपकी बेटा ट्रांसपोर्टेड सॉइल, स्थानांतरित मृदा, ट्रांसपोर्टेड सॉइल मतलब स्थानांतरित मृदा। ये वर्ड आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो बेटा देखो, स्थानांतरित मृदा क्या होती है कि अपक्षय का प्रक्रम कहीं अन्य हुआ है लेकिन वायु या जल के द्वारा अन्य जगह पर स्थानांतरित हो गई, है ना बेटा। कि जब किसी मृदा का विदरिंग प्रक्रम किसी अन्य स्थान पे हो तथा ये जल और वायु आदि के माध्यम से दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित हो जाए, दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित हो जाए, अपक्षय वाली जगह से दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित हो जाए। यस बेटा, वायु या जल के माध्यम से, है ना बेटा। जैसे मान लो कि किसी स्थान पे अपक्षय वाले की नदियों से जल के द्वारा बहाकर लेके गई मिट्टी, बात को समझे। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है उसके जो दो मुख्य प्रकार में आपको बता देता हूं कि एक तो आपकी होती है बेटा एल्यूवाइल सॉइल, एक तो आपकी होती है क्या, एल्यूवाइल सॉइल, एल्यूवाइल सॉइल। तो ये देखो किसके द्वारा, जल के द्वारा बहाकर लाई गई, जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा, जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा होती है एल्यूवाइल सॉइल। यस बेटा, और ये अत्यधिक उपजाऊ होती है,
अत्यधिक उपजाऊ उपजाऊ होती है ना बेटा, अत्यधिक उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है। जानते हो ना, नदियों के द्वारा बहाकर लाएगी मृदा, बहुत सारे मिनरल होते हैं, तो वो जल के द्वारा बहाकर लाएगी अगर मृदा, तो एल्यूवाइल सोइल है, एल्यूवाइल सोइल। और मैं आपको बता दूं, यहाँ ये आपका फर्स्ट टाइप है, और फिर यहाँ मैं आपको एक चीज और बता दूं, ईओलियन सोइल। ईओलियन सोइल होती है वायु के द्वारा स्थानांतरित मृदा, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा। तो ये आपकी होगी क्या, ईओलियन सोइल, जो वायु के द्वारा स्थानांतरित मृदा है। यस बेटा। अब देखो एनसीईआरटी का आप लाइन पढ़ते जाएं तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं बेटा, कि अब देखो कि जो मृदा का उपजाऊपन है, फर्टिलिटी है, वो किस पर डिपेंड करता है, क्या क्या चीज है, और कैसे मृदा का जो भौतिक और रासायनिक संगठन है वो किसी स्थान की वनस्पति को निर्धारित करने में मदद करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जो एनसीईआरटी की है। देखिए बेटा नेक्स्ट, तो देखिए बेटा, एक उपजाऊ मृदा में, फर्टाइल सोइल में, तो अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट आप यहां समझते हैं कि बेटा ध्यान दो, एक उपजाऊ मृदा यानी जो फर्टाइल सोइल होती है, फर्टाइल सॉइल, एक उपजाऊ मृदा में, है ना बेटा, एक उपजाऊ मृदा में पुंजन बोलते हैं अंतःस्त्रवण, अंतःस्त्रवण यानी बेटा अपन कहते हैं परकोलेशन, वातन, परकोलेशन वातन, तथा जल धारण क्षमता यानी बेटा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का संतुलित रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है, संतुलित रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है। बेटा इन दोनों का बैलेंस रूप है, संतुलन है, तो ही वो फर्टाइल सोइल होगी, उपजाऊ मृदा होगी। यानी बेटा एक उपजाऊ मृदा के अंदर पुंजन अंतःस्त्रवण यानी परकोलेशन, वातन, जानते हो ना, मृदा के कणों के बीच जो गर्त होते हैं वहां पर वायु होती है, तो वातन, परकोलेशन वातन, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कितना वो जल धारित कर सकती है, का संतुलित रूप से उपस्थित होना ही क्या बेटा अनिवार्य। क्या है जल धारण क्षमता? जल की वो अधिकतम सीमा जो मृदा के अंदर है, अगर उससे ज्यादा हो जाए तो फिर वाटर लॉग्ड, जलाक्रांत, जानते हो ना, दलदल सा बन जाता है, मतलब वो मैक्सिमम कैपेसिटी वाटर की जो मृदा होल्ड कर सकती है। तो अब जल धारण क्षमता और परकोलेशन यानी पुंजन अंतःस्त्रवण वातन, इन दोनों का ही होना वो भी संतुलित रूप में अनिवार्य है। तभी तो अपन कहते हैं कि कोई अपन खेत में बुआई करते हैं तो पहले ट्रैक्टर से, कल्टीवेटर चलाते हैं ना ट्रैक्टर से, ताकि मृदा पोली हो जाए, वातन हो जाए, अंदर वायुवन परकोलेशन हो जाए, और उस मृदा में जल धारण क्षमता भी सही हो। बात को समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? तो इन दोनों का संतुलित होना जरूरी है। अभी देखो मैं आपको सारे एग्जाम्पल आगे बताऊंगा, और सीधी सी बात है बेटा कि ये जो दोनों ही गुण हैं, ये दोनों ही गुण जो आपका परकोलेशन और जल धारण क्षमता, ये दोनों गुण किस पे डिपेंड करते हैं? तो ये दोनों ही गुण मृदा संगठन जो सोइल का टेक्सचर है, सोइल टेक्सचर है ना बेटा, यानी मृदा संगठन, ये अपन कहें बेटा कि उस मृदा में मिनरल का संगठन, मिनरल कंपोजिशन, सही। इसके अलावा अपन कहें बेटा कि ध्यान से सुने कि जो मृदा संगठन बताया, मिनरल का संगठन बताया, मृदा के कणों का आकार, मृदा कणों का आकार, ग्रेन साइज,
मृदा कणों का आकार, ग्रेन साइज, तथा मृदा जल पर निर्भर करते हैं। ये उन दोनों पे निर्भर करेंगे बेटा कि एक तो सोइल में मिनरल कितने हैं, तो आप जानते हो मिनरल जल को होल्ड करते हैं, पानी को, है ना। तो एक तो सोइल में मिनरल कितने हैं, मिनरल कंपोजिशन, और मृदा कणों का आकार, कणों का साइज क्या है, मृदा कणों का आकार, ग्रेन साइज क्या है, और मृदा जल, इस पर डिपेंड करते हैं कौन, परकोलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो उसकी जल धारण क्षमता है। और उपजाऊ मृदा के लिए दोनों का ही बैलेंस, यानी दोनों का ही संतुलित रूप होना अनिवार्य है बेटा। क्या है, अनिवार्य है। अब सुनो, देखो बेटा कि ग्रेन साइज के आधार पर मैं आपको बता देता हूं। जैसे चट्टान का जब अपक्षय होता है, विदरिंग होती है, तो आप जानते हो कि चट्टान का अपक्षय हो रहा, तो जैसे मृदा कणों का आकार, सबसे पहले जैसे ग्रेन साइज, मान लो कि अपन बात रहे कि 2 mm, 2 मिलीमीटर, 2 mm से ज्यादा रह जाए, अभी 2 mm से ज्यादा, तो आप समझें कि वो बजरी है, बजरी, सही, बजरी, और वो मोटी बजरी। फिर अपन बात रहे कि जैसे अपक्षय होता गया और कणों का आकार घटते घटते जैसे रेत पे आ गए अपन, सैंड, जैसे रेत होती है ना, रेत, सैंड जो होती है, रेत की बात करें तो जो रेत होती है, सैंड, छर्रा जो मिट्टी होती है, सिलिका जिसमें होता है ना SiO2, उसके कणों का आकार कितना होता है, उसका आपका कणों का आकार होता है, सीधा अपन बात रहे कि 2 से 0.2, मतलब 2 mm से घटता हुआ कहां तक, 0.02 mm, मिलीमीटर तक। अब ऐसे ही कणों का आकार घटता जाए, ग्रेन साइज क्या होती जाए, कम होती जाए, तो फिर आप जानते हो गाद आ जाती है, जानते हो ना, गाद, स्लिट गाद आ जाती है, जिसका तो अपन बात रहा कि 0.02 से 0.002 mm तक पहुंच जाता है। और फिर सबसे महीन कण किसका होता है, क्ले, जो चिकनी मिट्टी होती है ना, चिकनी क्ले का, उसका तो ग्रेन साइज बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही क्या हो जाता है, कम। अब देखो बेटा, देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे बालू है, सैंड है, बालू से ना, तो बालू अच्छी मृदा नहीं है, क्योंकि बालू के अंदर कणों का आकार बड़ा है, तो कणों के बीच में स्थान होगा, तो बालू के अंदर परकोलेशन यानी वातन, जो परकोलेशन है, वातन है, वो तो क्या होगा, ज्यादा होगा, वातन तो ज्यादा होगा। लेकिन वाटर होल्ड कैपेसिटी, जल के धारण करने की क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो जल को धारण करने की जो क्षमता है ना, वो क्या होगी, कम हो जाएगी। इसलिए अच्छा क्वेश्चन आया था कि बालू अच्छी नहीं है, केवल बालू हो तो, बात को समझे, है ना। ऐसे अपन बात बेटा कि देखो ये जो चिकनी मिट्टी होती है ना, क्ले, चिकनी मिट्टी, तो चिकनी मिट्टी का सबसे कम कण साइज होता है 0.002 मिलीमीटर से भी कम, है ना, 0.0002 mm से भी कम ही होगा, से कम, तो आपकी चिकनी होगी। अब केवल चिकनी मिट्टी भी सही नहीं है, केवल चिकनी मिट्टी की बात करें, क्ले की, अकेली क्ले की बात करें, तो ये भी सही नहीं है। क्यों, कि चिकनी मिट्टी में कणों का साइज बहुत कम है, कणों का साइज, अब कणों का साइज बहुत कम है, तो आप जानते हो जो परकोलेशन है, वातन है, परकोलेशन, वो परकोलेशन उसका बहुत कम होगा। लेकिन जो वाटर होल्ड कैपेसिटी है, वाटर होल्ड कैपेसिटी यानी जल धारण क्षमता, ये उसकी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब क्या इसमें भी संतुलन रूप नहीं है, बालू में भी और चिकनी मिट्टी में भी संतुलन रूप नहीं है, दोनों में संतुलन रूप नहीं है, बात को समझे। और अपन कहते हैं कि इन दोनों का संतुलित रूप से उपस्थित होना क्या है, अनिवार्य, अगर उपजाऊ मिट्टी होनी है तो, बात को समझे। इसलिए बेटा देखो मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो मृदा होती है ना, ब्लूई मिट्टी, या ब्लूई के अंदर तो आपकी बालू ज्यादा होती है, और जो आप जानते हो कि 80% उसमें सैंड होती है और रेत, और जो चिकनी होती है उसमें आप जानते हो कि क्ले, गाद होती है, क्ले होती है, तो वो भी नहीं। तो फिर एक सोइल आती है दोमट मिट्टी, मैं आपको बता दूं, तो पौधों की वृद्धि के लिए मैं आपको बता दूं कि जो सर्वोत्तम मृदा है, ये मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए बेटा, अब ध्यान से सुनना
कि पौधों की वृद्धि के लिए जो सबसे अच्छी मृदा है, सर्वोत्तम मृदा है, वो है लॉम सॉइल। ये होती है लॉम सॉइल। ये आपको स्टेटमेंट लिखना था, लॉम सॉइल यानी दोमट मिट्टी। तो दोमट मिट्टी के लिए अपन बोलेंगे कि यहां अपन बोलेंगे कि यह पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए सर्वोत्तम मृदा है। सर्वोत्तम मृदा बेटा कौन सी? लॉम सॉइल, दोमट मिट्टी, है ना बेटा। सबसे सर्वोत्तम मृदा है क्योंकि उपजाऊ है। क्यों बेटा? उपजाऊ, उपजाऊ है। अब समझना कैसे? क्योंकि देखो बेटा, यह सैंडी सॉइल मतलब रेत, क्लियर, प्लस स्लिट, स्लिट मतलब गाद, यस, प्लस क्ले चिकनी मिट्टी, इन तीनों का मिश्रण है चिकनी मिट्टी। और मैं आपको बता दूं बेटा, इसके अंदर इसमें 20% तो मतलब यहां से पहले बताता हूं, इसमें 40% तो रेत है, 40% ही गाद है, और चिकनी मिट्टी केवल कितनी है? 20%। ऐसे मिश्रण से आपकी क्या बनी? लॉम सॉइल बनी। अब बताओ, इस सैंडी सॉइल, इसके कारण तो वातन, जो बीच बीच में कणों में स्थान है ना, स्पेस है, तो वातन अच्छा है। और यहां देखो जल धारण क्षमता, क्ले जल धारण क्षमता के लिए, है ना बेटा। तो अपन कहते हैं कि इस लॉम सॉइल के अंदर, इस लॉम सॉइल के अंदर ये जो परकोलेशन है, वातन, परकोलेशन, वातन तथा वाटर होल्ड कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, आप समझे, जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता, ये आप समझे बेटा कि दोनों संतुलित रूप में है, दोनों संतुलित है, दोनों का बैलेंस रूप है, संतुलित है। इसलिए आप जानते हो कि पौधों की वृद्धि के लिए जो सर्वोत्तम मृदा है वो आपकी क्या है बेटा? लॉम सॉइल है ना। क्योंकि इसमें मध्यम ही तो जल धारण क्षमता है और मध्यम ही आपका वातन है, तो दोनों का संतुलित रूप हो गया ना। बोलो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई ना, क्लियर। अब देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं इससे रिलेटेड, जो अपन नेक्स्ट बात यहां करेंगे, तो ध्यान सुनना बेटा। देखो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने इसको आपको क्लियर कर दिया यहाँ पे, और सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, सही। अब देखिए बेटा, अपन एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो एनसीईआरटी ने वहां लिख रखी है, तो बहुत ही ज्यादा, कि किसी स्थान की वनस्पति, किसी स्थान की, कोई भी एक प्लेस है, कोई भी जलवायु क्षेत्र है, तो किसी स्थान की वनस्पति तथा जंतु, है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि किसी स्थान की वनस्पति, किसी स्थान की वनस्पति, वेजिटेशन, वनस्पति तथा जंतु, बेटा वहां पर कैसी मर्दीय कारक, यानी कैसे मर्दीय संगठन है, तो किसी स्थान की वनस्पति तथा जंतु, मैं आपको बता दूं बेटा, मृदा संगठन, मृदा संगठन, मृदा संगठन यानी जो भौतिक कारक हैं, है ना बेटा, सोयल कंपोजिशन, पहले भौतिक कारक, टेक्सचर क्या है, फिर आप जानते हो बेटा कि मृदा का जो रासायनिक संगठन यानी मिनरल कंपोजिशन, यस। तो किसी स्थान की वनस्पति तो जंतु मृदा संगठन, सोयल कंपोजिशन, मिनरल कंपोजिशन, और उसके बाद जानते हो सोयल पीएच, मृदा की पीएच, जो सोयल का पीएच है वो भी एक रासायनिक संगठन है ना बेटा, सोयल पीएच। और एक कारक मैंने आपको बताया था, टॉपोग्राफी यानी स्थलाकृति, टॉपोग्राफी बताया था मैंने, स्थलाकृति आदि पर निर्भर करते हैं। मैंने बताया था ना बेटा कि पूरे विश्व के अंदर एक सा धरातल है, एक सी मृदा नहीं हो सकती है, कहीं पर पठार है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर समतल मैदान है, कहीं पर नदियां हैं, तो वो आपकी मैंने बताया था ना टॉपोग्राफी, यानी जो
धरातल की ऊपरी सरफेस है उससे संबंधित जो भौतिक कारक है तो इन पर निर्भर करते हैं। तो ये आप जानते हो किसी स्थान की वनस्पति और जंतु, वहां का मृदा संगठन, सोयल का कंपोजिशन, मिनरल कंपोजिशन और सोयल की पीएच और टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति कारक आदि पर निर्भर करती है। यहाँ की बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी ने आपको दे रखा है, एनसीईआरटी ने अच्छे से आपको वहां दे रखा है, और वो पॉइंट क्या दे रखा है बेटा कि महासागरों के पेंदे, अब महासागरों पेंदे पर मैंने बताया था, पेंदे को क्या कहते हो आप, बेंथिक जोन। तो महासागरों के पेंदे यानी बेंथिक जोन पर उपस्थित जो बेंथिक ऑर्गेनिज्म है यानी नितलस्थ प्राणी हैं, उनके प्रकार भी वहां पर उपस्थित औषधि पदार्थों पर निर्भर करते हैं। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जो एनसीईआरटी का है। यानी बेटा जो भी जलाशय हैं, चाहे वो नदी हो, तालाब हो या बड़ा समुद्र हो, अब ऊपर आपको पता है जहां तक लाइट है तो अपन ने कहा था वहां तक प्रोड्यूसर हैं, और अपन ने कहा था कि प्रोड्यूसर की मृत्यु होती है तो उनके अवशेष नीचे पेंदे में जमा होते हैं। तो बेंथिक पेंदे में कौन है, मर्तोपजीवी अपघटक है ना। तो किस टाइप के अपघटक होंगे, किस प्रकार के डिकम्पोजर होंगे, किस प्रकार के वो नितलस्थ प्राणी यानी बेंथिक ऑर्गेनिज्म किस टाइप के होंगे, ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार के औषधि पदार्थ वहां पहुंचे हैं, किस प्रकार का सेडिमेंटेड मटेरियल वहां नीचे पहुंचा है। यस बेटा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी बात हो गई। यस, और मैंने सारे वर्ड यहां से आपको क्लियर कर दिए। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन अपन वो बताएंगे, क्योंकि वो केयूपीआई और बायोलंपियाड एग्जाम के अंदर पिछली बार आपके 2 क्वेश्चन आए हैं, तो वो मैं आपको बात करता हूं अब सोयल प्रोफाइल की। सोयल प्रोफाइल क्या होती है, तो बेटा वो आपके सामने में अभी बात करता हूं नेक्स्ट। हाँ, तो देखो बेटा, सोयल प्रोफाइल मृदा प्रेक्षितिका क्या होती है, सोयल प्रोफाइल क्या होती है कि यदि बेटा कोई स्थान है तो अपन कहते हैं कि किसी स्थान की मृदा के वर्टिकल सेक्शन, उदग्र काट में निम्न स्तर होरिजन दिखाई पड़ते हैं। जैसे मान लो कि कोई जगह है तो पहले अगर अपन को जैसे गड्ढा खोदना होता है तो अपन पहले ऊपर से छोटे छोटे जो पादप या घास के टूटे हुए पत्ते या ऐसे अपन हटाते हैं ना, हटाकर फिर अपन उसको अलग करते हैं, फिर अपन गड्ढा खोदना स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले के टाइम तो जब जो बड़ा कुआं ऐसे खोदा जाता था तो पहले चीज़ों को साफ करते थे, फिर खुदाई कर करके मिट्टी को बाहर कर करके वो सीमेंट के फर्मे डालते जाते थे ना, आपको पता होना चाहिए। या आजकल आप कुआं नहीं देखते हो तो भाई जो टॉयलेट का गड्ढा तो देखते ही हो, सही। तो बेटा देखो, कहीं का भी अगर अपन ऐसे किसी भी स्थान का अगर अपन ऐसे वर्टिकल सेक्शन तो वो आपकी होती है सॉइल प्रोफाइल, मृदा प्रेक्षितिका। यस, अब देखो वर्टिकल उदग्र काट में कई होरिजन आपको दिखाई देते हैं। जैसे इधर आज आप आ जाएं, सबसे पहले मैंने क्या बताया, कोई भी स्थान की मृदा है तो पहले तो आप ऊपर से टूटी हुई शाखा, पत्ती, घास वो उठाओगे, वो आप जानते हो कि वैसे मृदा का भाग नहीं है। तो वो बेटा देखो किस में आता है, वो आपका आता है ओ लेयर में। किस में आता है, ओ लेयर, है ना। उसको अपन लेते हैं किसमें, सबसे पहले अपन लेयर देते हैं ओ लेयर, और ओ लेयर में, ओ परत में अपन देते हैं ओ होरिजन में पादप व जंतुओं, ये ऊपर अपन लिख दें पादप और जंतुओं के अवशेष। पादप और जंतुओं के क्या बेटा, अवशेष। इधर लिख दो बेटा कि सबसे पहले आप लेते हो जो ओ लेयर, ओ होरिजन, ओ लेयर, और इसमें आपके होते हैं पादप और जंतुओं के अवशेष। अच्छा सुने, कुछ पुस्तक में आपको मतलब भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। इस ओ को भी, ये जो ओ है इसको आपको ऐसे ए ओ और फिर ए ओ ऐसे बांट रखा है, ओ होरिजन को, ओ होरिजन को, है ना बेटा। तो देखो इधर ध्यान दो, सामान्यतः ये जो ओ होरिजन है, ओ होरिजन, इसमें ध्यान से सुनना,
AOO, AOO और AO। सही। तो ध्यान से सुनना कि जैसे मर्त, पादप व जंतुओं के अवशेष, जंतुओं के अवशेष यानी जो लीटर होता है, और वो आराम से आप पहचान सको, आराम से आप पहचान सको। अभी तक अपघटन नहीं हुआ और इसमें आंशिक अपघटन स्टार्ट हो गया, आंशिक अपघटन प्रारंभ, ये आंशिक अपघटन प्रारंभ हो गया, तो ये आपका हो गया AO। हालांकि ये जो O रीजन है ये मृदा का भाग नहीं है, भाग नहीं है। अब सुनो, इस O होरिजन के जस्ट नीचे अपन बात करें कि आपका जो परत आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है A लेयर। क्या होती है? A लेयर। और इस A लेयर को अपन कहते हैं बेटा, A लेयर को अपन कहते हैं टॉप सॉइल। क्या कहते हैं? टॉप सॉइल, शीर्ष मृदा, शीर्ष मृदा। तो जैसे जानते हो तुम शाखा पत्ती को उठाते हो, शाखा पत्ती को उठाते हो तो A लेयर आपकी आती है। ये A रियली में A है, ये A नहीं है, ये O का ही, O होरिजन के दो प्रारूप हैं। तो A लेयर उसको आप बोलते हो टॉप सॉइल, शीर्ष मृदा। और शीर्ष मृदा जो वास्तव में मृदा ह्यूमस युक्त, ह्यूमस युक्त पौधों की वृद्धि के लिए सबसे जरूरी यही है, शीर्ष मृदा ह्यूमस युक्त। गहरे काले रंग का पदार्थ निकलता ना, थोड़ी सी खुदाई करते हो तो गहरे काले रंग का पदार्थ निकलता है, टॉप सॉइल। इसकी मोटाई जो 4 mm 5 मतलब आपके mm तक आप जानते हो ना, A लेयर होती है टॉप सॉइल, शीर्ष मृदा ह्यूमस युक्त। इसमें भी यह है कि एक तो आप जानते हो कि A1 है, उसमें तो बहुत गहरे काले रंग का ह्यूमस होता है, गहरे काले रंग का ह्यूमस A1 में, और A2 में थोड़े हल्के रंग का होता है। सही। लेकिन ये आपकी शीर्ष मृदा है, और रियल में जो जड़ें होती है ना वो आप जानते हो कि A लेयर में होती है, टॉप सॉइल में होती है। बात को समझे? ये आपका ओलंपियाड में क्वेश्चन भी था बेटा कि मृदा स्टार्ट कहां से होती है? A लेयर से। और पौधों की वृद्धि के लिए जो सबसे सर्वोत्तम भाग है वो क्या है? A लेयर है। बात को समझे? टॉप सॉइल। अब देखिए बेटा कि ये आपका है B लेयर, तो B लेयर को अपन फिर बोलते हैं क्या? सब सॉइल, सब सॉइल। सही। तो मैं आपको बता रहा हूं ये आपकी B लेयर होगी। फिर जैसे अपन खुदाई करते करते, अगर आपने कुएं में देखा है खुदाई करते करते तो गहराई पे जाते हैं तो कंकड़ पत्थर आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये आपका होता है कंकड़ पत्थर युक्त, कंकड़ पत्थर युक्त मृदा। तो ये आपका होता है C होरिजन। यानी A लेयर के बाद मैंने क्या बताया? A में A1 और A2 गहरे रंग का और हल्के रंग का, ये सॉरी हल्के रंग का ह्यूमस, ये बताया था मैंने। फिर भी आपको मैंने क्या बताया? B लेयर, B होरिजन। तो B लेयर में सब सोयल, जैसे बिल्कुल ऐसे साफ रंग की आती है ना, एकदम ऐसे मुलायम मुलायम साफ रंग की, वो सब सोयल होती है। फिर ये कंकड़ पत्थर वाली, ये आपका क्या हो गया? C लेयर, C लेयर। फिर आप जानते हो जैसे अगर अपन ट्यूबवेल कराते, बोरिंग कराते हैं, तो ऐसे फिर गहराई पे जाते जाते एक जगह फिर एकदम फ्लैट पत्थर आ जाता है, पेरेंट रॉक, चट्टान आ जाती है ना, मतलब पाताल तोड़ को अपन करते पेरेंट रॉक, तो फिर एक चट्टान आ जाती है, इसको आप कहते हैं R होरिजन। क्या कहते हो? R होरिजन। तो ये चट्टान आ गई बेटा, बात को समझ रहे हो? अब बेटा जो मैं आपको भी पहले बता रहा था, हो सकता है कि कैमरे वो लाइन कट गई हो, पहले बता रहा था कि जो ओलंपियाड का क्वेश्चन आया था कि पौधों की वृद्धि के लिए, या आपको मैंने ये बताया था कि ओ रीजन तो मृदा का भाग ही नहीं है, तो कौन सा सबसे उपयुक्त भाग है? A लेयर। क्या है? A। फिर ज्यादातर देखो A1 और A में जड़ होती है, फिर ज्यादातर आप जानते हो ज्यादातर कहां तक जाती है? B लेयर तक जा सकती है। कहां तक जा सकती है? B। तो ये जो A और B लेयर है, A और B लेयर, यही सबसे उपयुक्त भाग हैं, और A और B को मिलाकर आपका आया था सोलम, इनको सोलम कहते हैं, और लेटिन भाषा सोलम से ही आपका शब्द आया था सोयल। क्या आया था? सॉयल। यस बेटा। तो ये आपको देखो मैंने पूरे आपको वर्टिकल जो सेक्शन आपको मैंने बता दिए, ये सॉयल पूरा हो गया। अब बेटा आपके जो मैंने एबायोटिक फैक्टर बताए थे, पहला क्लाइमेटिक श्रेणी, अजैव पर्यावरण को 3 श्रेणी याद करो, बात की थी मैंने। पहला क्लाइमेटिक श्रेणी, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, लाइट हो गई। फिर इडेफिक फैक्टर में सॉइल हो गया, और फिर आपका टोपोग्राफी, जो आप जानते हो कि ऊपर की जो सरफेस है वो उबड़ खाबड़, कहीं पर समतल मैदान है, कहीं रिवर है, कहीं पठार है, तो ये सारे आपकी होती है टोपोग्राफी। अब एक शब्द में भी अगर मृदा में कहीं दिक्कत आ जाए आपको एनसीईआरटी के अंदर, तो गारंटी है बेटा। यस, तैयार करें, मस्त रहें। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर अपन बेटा
जो एबायोटिक फैक्टर आपने पढ़ते हैं उनके प्रति सजीव यानी जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है वो क्या रेस्पॉन्स क्या मतलब प्रदर्शित करते हैं, और रेस्पॉन्सेज के अकॉर्डिंग अपन बात रही कि वो कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो रेस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर, इन एबायोटिक फैक्टर के प्रति रेस्पॉन्स देखिए आप देख बेटा। तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। हाँ तो बेटा देखिए रेस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर, रेस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर। यानी बेटा देखो अब तक अपन क्या पढ़ रहे थे, एबायोटिक फैक्टर, जिसकी 3 श्रेणी आपने पढ़ी, क्लाइमेटिक फैक्टर, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, और फिर आप जानते हो कि इडेफिक फैक्टर और टोपोग्राफी, मृदा से रिलेटेड इडेफिक फैक्टर, यस। और उसके बाद टोपोग्राफी जो स्थलाकृति होती है, माउंटेन, पहाड़, रिवर, मैदान, समतल मैदान, प्लेन, है ना, वन, ये सारे। और अपन ने तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि भाई कोई भी स्थान का फ्लोरा और फोना है, फ्लोरा यानी वनस्पति, फोना यानी एनिमल्स, वो वहाँ की मृदा का जो भौतिक संगठन, उसकी टेक्सचर, बनावट, और जो भी उसकी आकार की है, साथ साथ में केमिकल कंपोजिशन, पीएच है, मिनरल का परसेंटेज है, यानी किस प्रकार के मिनरल वहाँ ज़्यादा हैं, खनिज कैसे हैं, क्योंकि पौधों को सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए वृद्धि के लिए, मिनरल चाहिए। तो अपन ने कहा कि बेटा किसी स्थान की जो वनस्पति और वहाँ जंतुओं के प्रकार हैं वो वहाँ की मृदा संगठन पर, भौतिक और रासायनिक दोनों संगठन पर बहुत अच्छे से डिपेंड करेंगे। और अपन ने ये कहा कि जो जलीय काय होते हैं, जो समुद्र होते हैं, फिर तालाब के जो पेंदे होते हैं, वहाँ पर भी किस प्रकार का औषधि मटेरियल गया है उसी पे डिपेंड करेंगे वो, है ना बेटा। अब देखो अपन बात करते हैं कि रेस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर, रेस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर यानी अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रियाएं, कारकों के प्रति अनुक्रियाएं। तो बेटा ध्यान से सुनिए कि रेस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर, अजीवी कारकों के प्रति अनुक्रियाएं। देखो बेटा मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो अनेक आवास होते हैं, हैबिटेट होते हैं, पहले आपको मैं नॉर्मल बातें बता दूं, अनेक आवास जो हैबिटेट होते हैं, आवास होते हैं, मैं आपको बता दूं बेटा कि अनेक आवासों की जो अजीवी परिस्थितियां हैं, जो अजैव कारक हैं, वो कभी ना कभी अपन बात रही, कभी ना कभी बेटा सशक्त रूप से यानी भिन्न हो सकते हैं, यानी उनके अंदर अचानक बदलाव आ सकता है। आप भी जानते हो कि अजैव कारक बदलते रहते हैं। अब उन अजीवी कारकों में बदलाव आ सकता है। तो देखो बेटा आपको बता दूं, इन आवासों में सदियों ने ये जो बदलती हुई पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं, ये जो बदलती हुई पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं, इनसे सजीव प्रभावित होते हैं। तो जीवन की उत्पत्ति के बाद कई, आप जानते हो कि बेटा कई लाखों करोड़ों वर्ष मिल गए। इन लाखों वर्षों में जो जैव विकास के लाखों वर्ष थे, अनेक जातियों ने, आप समझ सकते हो बेटा कि अनेक जातियों ने अपेक्षाकृत स्थिर आंतरिक पर्यावरण विकसित कर लिया, यानी अपने शरीर के आंतरिक तापमान को नियत कर लिया। वो तापमान बाहर के अकॉर्डिंग बदल नहीं रहा था, और अपने शरीर द्रव्यों की, अगर वो जलीय जीव है तो ज्यादातर अपने शरीर द्रव्यों की, जो अंदर के बॉडी फ्लूइड हैं, उनकी प्राशन सांद्रता को, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को भी क्या कर लिया, नियत कर लिया, है ना बेटा। यानी अपन बात करें बेटा कि उन्होंने कई सारी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं और कार्य की प्रकारों को अधिकतम दक्षता से होने के लिए उन्होंने कई चीजों को अपन बात क्या कर लिया, नियत कर लिया। बात को समझते हैं? तो बेटा ध्यान से सुने कि आप समझ पा रहे हैं। तो हाँ, तो देखिए बेटा जी, रेस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर, अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रिया। इतनी देर तक बेटा देखो अपन ने एबायोटिक फैक्टर पढ़े, अजैव कारक, जिनके अपन ने अजैव पर्यावरण की 3 श्रेणियां, बार बार मैं बता रहा हूं, क्लाइमेटिक फैक्टर, जलवायु कारक, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, और फिर अपन ने इडेफिक फैक्टर, मर्दीय कारक जो मृदा से रिलेटेड होते हैं, और उसके बाद अपन बात करेंगे टोपोग्राफी, स्थलाकृति कारक, जो
सरफेस के बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं कि कहीं पर माउंटेन है, कहीं पे रिवर है। देखिए बेटा जी, अब इतनी देर तक अपने जो अजैव कारक क्या इम्पैक्ट डालते हैं, तो वो बात अपने की इम्पैक्ट क्या होता है सजीव के ऊपर, प्रभाव क्या होता है उसका। जैसे अपने कहा कि जो मर्दीय कारक हैं, कोई भी स्थान है तो किसी भी स्थान की जो वनस्पति है यानी फ्लोरा, वहाँ जो पादप जातियां हैं या जो भी जंतु वहाँ पर होंगे, वो वहाँ के मृदा के भौतिक संगठन यानी उसका टेक्सचर, बनावट, और जो भी उसका भौतिक स्वरूप है, इसके अलावा रासायनिक संगठन, मिनरल का कितना परसेंट है, खनिज का कितना प्रतिशत है, या उसका पीएच क्या है, उस पर डिपेंड करते हैं। यानी उसी के अनुसार वहाँ पादप और जंतु जातियों के प्रकार पाए जाते हैं, है ना बेटा। और इसी प्रकार अपन ने कहा कि टोपोग्राफी भी इसके अंदर मतलब टोपोग्राफी भी इसको प्रभावित करती है। अपन ने ये भी कहा बेटा कि जो जलीय काय हैं, तालाब हैं, समुद्र हैं, उनके अंदर जो पेंदे में बेंथिक ऑर्गेनिज्म नितलस्थ प्राणी हैं, वो भी किस प्रकार के औषधि पदार्थ वहां पहुंचे हैं, कैसा सेडिमेंटेशन मटेरियल वहां पहुंचा, उस पर डिपेंड करता है। अब देखो बेटा कि ये सजीव इन अजैव कारकों के प्रति कैसी अनुक्रियाएं प्रदर्शित करेंगे, तो रेस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर। तो बेटा जी आप ध्यान दीजिए कि रेस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर, तो देखो अपन कहते हैं कि जो किसी भी सजीव का जो आवास है, अपन ने कहा था बेटा कि हैबिटेट, आवास। अब आप समझ सकते हैं बेटा कि उस आवास में, आवास की जो अजीवीय परिस्थितियां कभी ना कभी मतलब वो भिन्न हो सकती है। जो अजैव पर्यावरण है, अजैव घटक हैं, वो बदल सकते हैं। जैसे आप जानते हो कि आवास में अचानक जो आपके एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय परिस्थितियां होती हैं, उनमें बदलाव आ जाता है। बात को समझे। अब अपन बात करते हैं बेटा कि ये इन आवासों में जो जीव है, इन बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। जो भी जीव इन आवासों में रहते हैं, तो जो पर्यावरणीय परिस्थितियां वेरी करती है, बदलती रहती है, उन पर्यावरणीय परिस्थितियों से वो प्रभावित होते हैं। यस बेटा। अब अपन कहते हैं कि देखो अनेक लाखों सालों, लाखों करोड़ों सालों का जो जैव विकास है, इस जैव विकास के दौरान अनेक सजीवों ने अपने शरीर का आंतरिक वातावरण या आंतरिक जो पर्यावरण है वो नियत कर लिया, स्थिर, कांस्टेंट कर लिया, है ना बेटा। और कई सारी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं और कार्य की क्रियाओं की अधिकतम दक्षता प्रदर्शित करने के लिए, यानी अंदर का अगर स्थिर पर्यावरण होगा, शरीर के अंदर का अगर स्थिर पर्यावरण होगा, तो अपने शरीर की कई सारी जैव रासायनिक क्रियाएं और कार्य की क्रियाएं ज्यादा दक्षता, ज्यादा इफिशियंसी से होगी। बात को समझे। तो उन्होंने अपने इंटरनल चीजों को क्या किया, कांस्टेंट कर लिया। बात को समझ रहे हो आप बेटा, है ना। और आपको पता है कि ये अधिकतम दक्षता से होगी तो जातियों की तंदुरुस्ती बढ़ेगी, जातियों की तंदुरुस्ती बढ़ेगी। और इसमें सबसे पहले उन्होंने अपने शरीर के, क्योंकि अपने शरीर के आंतरिक ताप को नियत किया, तापमान को, इष्टतम तापमान को नियत किया, क्योंकि सबसे ज्यादा तापमान ही एंजाइम काइनेटिक्स, जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उनको प्रभावित करता है। और उसके बाद अपने शरीर के द्रव्यों की आंतरिक लवण सांद्रता को भी क्या किया बेटा, नियत किया। बात को समझे। और यानी इन्होंने कोशिश की कि उनका आंतरिक वातावरण नियत हो जाए, समस्थापन आ जाए, चाहे बाहर कितनी परिस्थितियां कितनी भी परिवर्तित हो, बाहर कितना भी पर्यावरण परिवर्तित हो। बात को समझे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर देखो वहां एनसीईआरटी के अंदर आपको एक दृष्टांत भी बताया गया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे कहे, जैसे आप घर वालों के सामने बहाना बनाते हो, है ना। अगर मान लो या यहाँ तुम पढ़ने आते हो तो भी मान लो कि जैसे मई के अंदर खूब गर्मी पड़ती रहे, तो तुम कहोगे सर अब कोई टाइम है क्या, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, हॉस्टल में पंखा है केवल तो बहुत गर्मी लगती है, कैसे पढ़े। फिर मान लो कि सर्दी के अंदर भयंकर सर्दी पड़ने लग जाए, तब तुम कहोगे सर कैसे पढ़े, इतनी ठंड पड़ती है कि बाहर कमरे से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, रजाई में रहने का मन करता है, फिर नींद आ जाती है। तो फिर हम आप ऐसी एक परिस्थिति कर देंगे, मान लो आपके चारों तरफ का जो वातावरण है वो 25 डिग्री कांस्टेंट कर दें, 25 डिग्री कांस्टेंट कर दें। बात को समझे कि फिर तुम कहोगे कि 25 डिग्री पर हमारी दक्षता मैक्सिमम होगी, यानी हमारी जो इफिशियंसी है वो मैक्सिमम होगी, यानी हम अपने कार्य सर्वोत्तम रूप से कर सकते हैं, कार्य सर्वोत्तम रूप से कर सकते हैं। यस बेटा। तो भैया ऐसा कैसे कर सकते हो,
कि जैसे आप घर मतलब हॉस्टल से चाहे कोचिंग आए या वापस हॉस्टल जाएं तो बीच में गाड़ी यूज करें तो उसमें भी एसी लगा हो, और कोचिंग में भी एसी हो, हॉस्टल में भी एसी हो। बात को समझे? या जैसे कई लोग जो ऑफिस में जाते हैं नौकरी करने के लिए, तो उनका घर, गाड़ी और वो ऑफिस, गर्मियों में तो एसी और सर्दियों में हीटर लगाकर 25% को मेंटेन रखें, तो कार्य की दक्षता, निष्पादन अच्छा होगा। तो ये आपका क्या होता है, समस्थापन होता है। लेकिन ये तो प्राकृतिक अपने बॉडी से नहीं हुआ है, ये तो अपने शरीर के नियमन से नहीं हुआ है, ये तो कृत्रिम साधनों से हो सकता है। तो समस्थापन एक ऐसी चीज है जो प्राकृतिक से भी सजीवों ने जैव विकास के दौरान ग्रहण किया, और बाकी कृत्रिम साधनों से भी, जो मैंने आपको उदाहरण दिया, वो किया जा सकता है। हालांकि हर कंडीशन पॉसिबल नहीं, लेकिन किया जा सकता है, ऐसा एक दृष्टांत आपको दिया गया है। तो बेटा देखो, वो इसमें बताया गया रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। लेकिन नेचुरली सजीव कितने प्रकार के होते हैं, ये जो अजैव कारकों के प्रति अनुक्रिया दर्शाने के आधार पर सजीव कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे बेस्ट टॉपिक और अजैव कारकों के प्रति अनुक्रिया, एनसीईआरटी ने ऐसी इतनी मस्त मस्त लाइनें लिख रखी है, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, और इतना मजा आ जाएगा आपको सारी चीजें पढ़ने में। जो मैंने आपको दृष्टांत बताया है वो भी एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है बेटा। तो अपन अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अजैव कारकों के प्रति अनुक्रिया के आधार पर, अजैव कारकों के प्रति अनुक्रिया के आधार पर सजीव कितने प्रकार के होते हैं, और पृथ्वी पर कितने ऐसे सजीव हैं जिन्होंने अपने आंतरिक वातावरण नियत कर पाए, और फिर नहीं कर पाए तो बहुत सारे क्यों नहीं कर पाए, जब ये अच्छा ही था तो क्यों नहीं कर पाए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपके दिमाग में डाल दिए। आप एनसीईआरटी से टॉपिक पहले ही पढ़ के आए, इस लेक्चर के बाद जब नेक्स्ट लेक्चर आप देखें तो पहले ही पढ़ के आए, और उस लेक्चर में आपको मजा आ जाएगा बेटा। तो इस लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।